गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नमस्कार, मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। बेटा जल्दी से जल्दी सभी आ जाओ और एक बार वीडियो को लाइक करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ सभी बच्चे की क्लास को शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीरो टू हीरो बैच की आज हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास होने वाली है और इससे पहले हमने 8 वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये पूरी की पूरी 9 वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया हो तो भारत में होने वाला ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें वो बच्चा सिलेक्शन ना ले पाए। लेकिन बशर्त है कि आपने इस पूरी की पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बड़े फोकस के साथ नियंत्रण करा हो, इस पर काम किया हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये सारी मेहनत आपके लिए है, विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, तो आप ध्यान से सारी चीज़ों पे काम करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, तो चले ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और एक नए टाइप के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन लगभग लास्ट क्लास में हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में ना ए को 38% मार्क्स मिले। कितने मिले? 38% मार्क्स। और वो बेचारा 18 अंकों से फेल हो गया। मतलब किसी को ना 38 मार्क्स मिल रहे हैं, 38% मार्क्स मिल रहे हैं और वो फेल हो गया कितने से? 18 से। तो इसका मतलब है कि पास होने के लिए कितने चाहिए? तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो आप कहोगे सर 38% प्लस 18 मार्क्स। अगर ये मिलेगा तो हम पास हो जाएंगे। जबकि जो इसका दोस्त है बी, उसको 49% अंक मिले हैं और पास होने के लिए जितने चाहिए थे उतने मार्क्स तो वो लेकर आया, 26 मार्क्स और अधिक लेकर आया है। 26 मार्क्स और अधिक लेकर आया है। तो बताइए कितनी चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले तो जी आप ना मैक्सिमम मार्क्स बता दो, क्या होगा? मैक्सिमम बता दीजिए, क्या होगा मैक्सिमम। दूसरा कह रहा है पासिंग मार्क्स बता दीजिए, पासिंग मार्क्स बता दीजिए। फिर तीसरा आपसे कह रहा है, बच्चे इधर आ गया, कि पासिंग परसेंट बता दीजिए। और चौथा आपसे कह रहा है कि जी ए के अंक क्या है वो बता दीजिए, ए के अंक क्या है वो बता दीजिए। मतलब 4 चीजें आपसे पूछी गई है। मतलब एक ही क्वेश्चन से वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये 4 चीजें निकाली जा सकती हैं एग्जाम में और एग्जामिनर ये चारों चीजों को पूछ भी सकता है कि मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग परसेंट और ए के मार्क्स कितने हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सवालों को करते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप सवालों को करते हैं, ध्यान देना। तो बच्चे ये मैंने बना लिया आपको ना एक पॉइंट है समझाने के लिए। बेसिक तरीके से देखते हैं कि ये मेरा पासिंग मार्क्स है, ये मेरे पासिंग मार्क्स है। और आप बताओ मुझे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो आप कहोगे सर पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो 38% प्लस 18, 38% प्लस 18 है। क्लियर है? चलो अब बताओ मुझे, ये ए, मैं इसको बच्चे मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं मैं बी। आप मुझे बताओ कि जो बच्चा अगर फेल हो गया तो वो कहां पर आएगा? पासिंग मार्क्स के आगे जाएगा या पासिंग मार्क्स से पीछे जाएगा? तो आप कहोगे सर फेल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा पीछे ही जाएगा। तो ए को 38% मिले तो यहाँ पे 38% लिख लो, और वो फेल हो गया 18 से तो वो फेल लिख लो 18। बी को कितने मिले? 49%। और पास होने से जितने चाहिए थे उससे 26 अंक अधिक लेकर आए। क्लियर है? बस अब जो ये स्ट्रक्चर है हमारा बनकर तैयार है, बस अब इस पे आप वैल्यू को पुट करना और कैलकुलेशन करनी है। अब मुझे बताओ ए को 38%, बी को 49%, तो बी ए से कितने परसेंट मार्क्स ज्यादा लेकर आया? तो आप कहोगे सर कि 49 में से 38 को माइनस कर दो तो ये कितने मार्क्स ज्यादा लेकर आया? 11% मार्क्स ज्यादा लेकर आया। क्लियर है यहां तक? चलो, तो बी ए से 11% मार्क्स ज्यादा लेकर आया है। तो ये तो बात हो गई परसेंट में। अगर मैं पूछूं कि मार्क्स कितने ज्यादा लेकर आया तो आप कहोगे सर जो बी है ना, जो बी है वो पहले तो पासिंग मार्क्स से ही 26 ज्यादा लेकर आया है। और अगर ए से बात करें तो ए को यहीं तक आने में 18 ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब कि 26 और 18 कितने हो गए? 44 मार्क्स। इसका मतलब है कि बी ए से 44 मार्क्स ज्यादा लेकर आया, मार्क्स 44 लेकर आया, परसेंट 11 लेकर आया। इसका मतलब 11% की वैल्यू कितनी है? 44 है। तो 11 से भाग करिए और टोटल मार्क्स हमेशा 100% होते हैं
तो 100 से भाग करिए तो 11 चौक 44 और ये आ गया आपके 400। तो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर मैक्सिमम मार्क्स है 400। इसका मतलब है कि एग्जाम में हमें 400 में से मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें? चलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं इसको आप एक बार नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखिए, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंट। अब मुझे बताओ पासिंग मार्क्स के लिए कितने चाहिए? तो आप कहोगे सर 38% प्लस 18 चाहिए। 38% प्लस 18। तो क्या आप 400 का 38% निकाल सकते हैं? 38% निकाल सकते हैं 400 का? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाला जा सकता है कि 400 का 38% निकालना है तो 38 इंटू 400 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना होगा? 30 76 152। इसका मतलब बच्चे ये कितने परसेंट होगा? 152 प्लस 18। तो ये कितना हो गया? 170। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो पासिंग मार्क्स 170 है। पासिंग मार्क्स 170 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर मैक्सिमम मार्क्स है 400। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 170। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग परसेंट बता दो, पासिंग परसेंट बता दो। तो आप कहोगे सर 170 मिले हैं, कितने में से मिले हैं? 400 में से मिले हैं और इनटू में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल है। और 170 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 42.5% आएगा। 42.5%। कितने परसेंट? 42.5%। मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो आप कहोगे सर 42.5% चाहिए। क्लियर है? दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे। जैसे आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि पासिंग मार्क्स के लिए पहले ही 38% कन्वर्ट हो रखा है, सिर्फ इस 18 को परसेंट में कन्वर्ट कर दो। तो इस 18 को जब 400 के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कहोगे सर ये ना 7.5%, ये 18 4.5% आ गया सर। ये कितने परसेंट आ गया? 4.5। 38 पहले से ही है तो इसका मतलब टोटल ये कितना हो गया? 42.5% हो गया। क्लियर है सारी बातें? अब आपसे पूछ रहा है ए के मार्क्स बताओ। तो ए के मार्क्स कितने हैं? तो 152 और 18 170। तो ए के मार्क्स कितने हैं? 170। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें निकाल ली है। बस आप इसी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक बार ध्यान से सारी चीजों को देखिए। और अगर एग्जाम में करना है तो एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम में करने के लिए प्यारे बच्चों आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सिंपल सा काम करिएगा, इसको नोट करिए, मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में कुछ नहीं करना, जो परसेंट है ना, जो परसेंट दिया हुआ है ए और बी का, जो परसेंट दिया हुआ है ना, इसका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है आपको? डिफरेंस। और जो इनके मार्क्स है ना, जो इनके मार्क्स है किसके? ए और बी के, इसके मार्क्स का सम देखना है, सम। बस इतना ही करना है आपको, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। बस इतनी सी बात। तो अब आप कहोगे सर कि ए और बी के जो परसेंट का अंतर है, तो ए के 38% और इसके 49, तो अंतर कितना है? 11%। और इनके मार्क्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर ये 18 से रह गया और ये 26 से, और इसको जोड़ देना है तो 18 और 26 कितना हो गया? 44। तो 11% बराबर 44, 11 से भाग और 100 से गुणा, आंसर आ गया 400। और एक बार आपके टोटल मार्क्स मिल गए तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी आपको बताया परसेंट का अंतर, तो परसेंट का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर ये 20 है और ये 30 है, परसेंट का अंतर कितना आएगा? 10%। मार्क्स कितने हैं? ये 5 से और ये 20 से, तो ये 25। तो बच्चे 10% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 250। तो टोटल मार्क्स आ गए। अब क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए। पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा? पास होने के लिए, तो बताओ पास होने के लिए क्या चाहिए आपको? तो आप कहोगे सर पास होने के लिए चाहिए 20% प्लस 5। ठीक है, तो मुझे आप खुद बताओ ना कि पास होने के लिए कितने चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ 20% तो ऑलरेडी है, 5 को और कंपेयर कर लो 250 की तुलना में। तो आप कहोगे सर 5 बटे में 250 इंटू में 100, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 5, 5 से 5 कट गया, 2% की वैल्यू है ये। तो 20 तो पहले ही थे, 2% और मतलब 22% आंसर चाहिए। देखा सेकंडों में कैसे आ रहे हैं। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार आपके समझ में आ गया तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, सवाल आपके लिए पहाड़ जैसा है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने।
फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ परसेंट का अंतर, सेम क्वेश्चन है क्या ये हमारा, सेम आ गया बच्चे, ठीक है। आगे चेंज कर ले। एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा छात्र 38% और 15 अंक अधिक लेकर आता है। आवश्यक उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। फिर से परसेंट का अंतर देखिए, 30 और ये 38, तो आप कहोगे सर 8, 25 और 15 40, 8 से भाग करिए, 100 से गुणा करिए, तो 8 पंजे 40 और ये 500, तो टोटल मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स आ गए कितने, 500। लेकिन हमें टोटल मार्क्स नहीं पूछा, पास होने के लिए परसेंट कितने चाहिए। तो आप कहोगे सर पास होने के लिए, पास होने के लिए मुझे 30% तो चाहिए, 30% के साथ ये 25 और चाहिए। क्लियर। तो 25 की वैल्यू देख लीजिए, 5 होगी, ये 5% के बराबर हो गया, मतलब आंसर हो गया आपका 35%। कितना हो गया, चेक कर लेंगे ना, ये 5 को आप 25 को चेक कर लीजिए 500 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 5% की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इस स्पीड से एग्जाम क्वालिफाई करिए आप। ठीक है, चलिए अंत भला तो सब भला होता है। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को बैंड डायग्राम के थ्रू करा था। अब बैंड डायग्राम की मदद ले लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35% छात्र एक में फेल हुआ, 42% दूसरे में, और 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ। तो 35 और 42, तो ये भी बच्चे फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। ये इंडिविजुअल है, ये बोथ है, तो ये 35, ये 42 और ये 30, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है। तो ये हो गया कितना, 47% फेल हो गया। तो 53% क्या हो गया, 53% बच्चा पास हो गया है, 53% बच्चा पास हो गया है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है, मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है 2500, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एक सब्जेक्ट में ना, एक सब्जेक्ट में 77, और उसको ना बैंड डायग्राम से देख लो आप। 30%, 35% छात्र एक में अनुत्तीर्ण हुआ, क्या पूछ रहा हमसे, केवल एक विषय में ना अनुत्तीर्ण। एक विषय में अगर अनुत्तीर्ण होगा तो 5 इधर से, 12 इधर से, 17, तो 2500 का 17% निकाल दो, 17% 425 होगा। लेकिन ये सवाल मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने चीजों को समझ रखा है। ठीक है, मैं एक बार आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक विषय में पूछा है ना, केवल एक विषय में। ठीक है, जबकि आप यहाँ से एक विषय नहीं दे पाओगे, ये दोनों ही विषय हैं। ठीक है, तो आप इसको ना बैंड डायग्राम से देख लीजिए, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, 30% दोनों में है तो दोनों में 30% भर दीजिए। 35% तो ये 5%, ये 42%, तो 30 पहली है तो ये 12%। तो मुझे बताओ क्वेश्चन एक विषय में कितने परसेंट, तो एक विषय में यहाँ से 5%, यहाँ से 12, तो टोटल कितना हो गया, 17% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थी 2500 है, तो 2500 का 17% निकालिए, 2500 का 17% निकाल लीजिए। तो आपको सर 2500 का 17% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, आंसर आ गया 425। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो क्या आ गया है कि केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए, एक विषय में। तो यहाँ से देखा जाए तो पहले विषय में 5 और दूसरे विषय में 12, मतलब एक विषय में यहाँ पर 5 और एक विषय में यहाँ पर 12, मतलब टोटल मिलाकर एक विषय में 17% फेल हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में, एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए, 17% छात्र केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे नेचर ना बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए, नेचर बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए, नेचर बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से आप देख लो कि पास पास का है ना, तो ये पास है, ये भी बच्चे पास है, तो ये भी क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। 80% छात्र यहाँ पर पास है, 70% यहाँ पे पास है, लेकिन 30%, सॉरी 15% फेल है, मतलब 85% पास होंगे।
इनको प्लस इनको माइनस, इनको प्लस इनको माइनस, तो टोटल आपका आ गया कितना, 65% पास हो गए। 65% पास है तो 35% क्या होंगे, फेल होंगे। अब फाइंड क्या करना है, यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 65 की वैल्यू 325 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो आप मुझे बताओ 65% कौन है जो दोनों में पास हुए हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों विषयों में पास होने वाले 325 है, तो 325 को ना 65 से डिवाइड कर दो और 100 की वैल्यू बता दो, तो 65 से कितनी बार, ये 5 बार, और ये आ गया आंसर आपका 500, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान से समझना, 80% ये फिजिक्स में, 70% ये केमिस्ट्री में, दोनों को जोड़कर दोनों में जो कॉमन है वो माइनस कर दिया, तो दोनों में पास होने वाले कितने परसेंट है, 65%, दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 65%, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 35%। तो अब क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों विषयों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 325, मतलब 65% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। टाइप यहाँ से चेंज है कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 की जगह पर ना 7/4 से गुणा कर दिया है, ठीक है। एक आदमी को ना एक किसी संख्या को क्या करना था, 3/5 से गुणा करना था, और इसने 7/4 से गुणा कर दिया। 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। ध्यान से समझना, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब बताओ रिजल्ट में क्या चेंज आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर गुणा कर रहे हो बच्चों, अगर आप यहाँ पे गुणा कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये संख्या इस संख्या से कटेगी, जो ये x है वो 5 से कटेगा, और यहाँ पर भी अगर गुणा करोगे तो ये x 4 से कटेगा। इसका मतलब जो ये x होगा वो 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो x एक ऐसी संख्या मान लो जो कि हमने 20 मान ली है, जो 5 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, मैंने x मान लिया 20 और मुझे इसे 3/5 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 12। कितना आया, 35। कितना आया, 35। अब आप खुद सोच लो सवाल में आगे क्या पूछा गया है आपसे। अब आप खुद देख लो सवाल में कि क्या पूछा गया है, कि करना किससे गुणा था, 3/5 से गुणा करना था। अगर 3/5 से गुणा करता ना तो कितना आता, 12 आता, लेकिन 7/4 से गुणा कर दिया तो 35 आ गया, मतलब 12 आता और आ कितना गया, 35। तो अब आप कह सकते हो सर 12 मेरा आना चाहिए था, 35 मेरा आ गया, तो कितना ज्यादा आ गया। तो आप कहोगे सर ये टोटल मेरा 23 ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया, 23/12 इंटू में 100, तो 8.33 माइनस कर दो, तो 8.33 91.66, 191.66 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, सारा खेल लैंग्वेज का है, इसमें इसमें समझाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, आप सिर्फ लैंग्वेज को पढ़कर ही समझ सकते हो कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। तो बच्चे अब मुझे बताओ, ये x है और इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कर किससे दिया, 3/5 से। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू मान लो, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मान ले, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू यहाँ पर 15 मान लो। तो 15 मान के इसे 5/3 से कर दें तो ये हो गया बच्चे 25, और यहाँ पर 15 मानकर 3/5 कर दें तो ये हो गया 9। ये हो गया 9। इसका मतलब है कि 25 से कोई चीज 9 हो गई, 25 से कोई चीज 9 हो गई, कितनी कम हो गई, 16, किस पर, 25 पर, इंटू में 100, तो 25 से ये 4 और ये 64% कम हो गई है। 64% कम हो गई है, पहले 25 थी बाद में 9 है, 64% कम हो गई है, तो 64% डिक्रीज मेरा आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क में लीजिए इस क्वेश्चन को या कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 5/4 से गुणा करना था, मतलब x को 5/4 से ना गुणा करना था, लेकिन हमने कर क्या दिया, इसे भाग कर दिया। तो भाग को गुणा करने के लिए ना उल्टा कर दीजिए आप, इसको आप 4/5 कर दीजिए, ठीक है। 4/5, जब भी कोई चीज भाग करनी हो ना, भाग, तो आप इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करना है ना, इसे गुणा के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। अब आपको पता है कि x को क्या मान लोगे, 20 मानोगे, क्यों, क्योंकि 4 से भी डिवाइड और 5 से भी डिवाइड, तो 20 और ये 5/4, तो आप हो गए तो 4 पंजे 20 और ये आ गया 25,
और यहाँ पर 20 और ये 4 बेटा 5 और ये हो गया 16, 5 से 4 और ये हो गया 16, तो 25 से 16, 25 से 16 कितने परसेंट की अशुद्धि हुई? तो आप कहोगे सर 25 से 16 हो गया, 25 से 16 हो गया मतलब कितना कम हो गया? तो आप कहोगे सर 9 कम हो गया, इंटू में 25 इंटू में 100, तो ये 4 और 9 चौक 36% की अशुद्धि मतलब 36% कम हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो ये भी बात सीखने वाली है कि जब भी कभी आपसे कहना भाग करना है तो इसको आप उल्टा करके गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। आगे देखिए, एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा में 3% की वृद्धि तथा दूसरी भुजा में 5% की कमी कर दी गई है, तो इसके क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की गलती हुई? तो अब आप खुद से सोचिए कि कुछ भी ले लीजिए आप ना, ये लीजिए एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक रेक्टेंगल लीजिए और इसको मैं 10 मान लेता हूं और इसको मैं 20 मान लेता हूं, इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10 इंटू 20 कितना? 200। अब दूसरा बनाइए, पहली भुजा को 3% बढ़ा दिया है, तो 10 से कितना हो गया? ये 13 हो गया, कितना हो गया? 13 हो गया। दूसरी भुजा 5% कम हो गई, तो इसको 5% कम कर दें तो ये कितना होगा? 19। तो अब आप इसे गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 19 से कितना होगा? ये तो कितना होगा? ये 3% बढ़ा दिया ना, 3% बढ़ाया बच्चे, 3% बढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया। 3% बढ़ाने का मतलब है कि ये 10.3 हो गया, 10.3 हो गया, 10.3 हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपने एरिया निकाला था तो यहाँ भी एरिया निकाल लो, तो आप कहोगे सर 19 से धाम 190, 19 दिया 57, 195.7 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो अब बताओ 200 से 195 आ गया, कितना कम हो गया? तो 4.3 कम हो गया, किस पर? 200 पे, इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल है। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो आप खुद देख लीजिए, इसे 2 से भाग करेंगे तो 2.15 की कमी हो गई है, 2.15 की कमी हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम है, होमवर्क डालिए इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट, एक संख्या को 20% घटाया जाता है फिर 80% बढ़ाया जाता है। इस तरीके के सवाल पहले भी कराए हैं आपको कि संख्या को घटा रहे हो तो पहले कुछ ना कुछ बेस होगा। अगर आप संख्या को 20% कम कर रहे हो तो संख्या पहले कुछ तो रही होगी, और अगर नहीं पता तो क्या मान लें? आप कहोगे सर 100 मान लो ना, इससे आसान तो कुछ नहीं है। 20% कम कर दें तो 20% कम कर दो, कितना? 80। और अब इसे आप 80% बढ़ा रहे हो तो 80 का 80% कितना होगा? 64। तो वो संख्या कितनी हो गई? 144। पहले 100 थी, अब 144 कितने परसेंट बढ़ गई? 44% इंक्रीज कर गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पहले हमने करे इन सवालों को। देखिए नेक्स्ट, आइए, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज और गर्ल्स 4 और 1, चाहो तो बड़ा कर लो, 40 और 10 कर लो। यदि लड़कों का 75% भाग तथा लड़कियों का 70% भाग को क्या मिलता है? आपको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है? तो मुझे आप एक बात बताओ, 70% को मिल रही है मतलब 30% को नहीं मिल, सॉरी 75% को मिल रही है, 75% को मिल रही है मतलब 25% को नहीं मिल रही है, तो 25% निकाल लो। तो 40 का 25% कितना होगा? 10। 10 लोगों को नहीं मिल रही है। 70% लड़कियों को मिल रही है मतलब 30% लड़कियों को नहीं मिल रही है, तो 10 का 30% 3। इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हैं? 50। और 50 में 13 लोगों को नहीं मिल रही है, तो 13/50 इंटू में सॉल्व कर दो, आंसर आपका आपके सामने, 13 दूनी 26% को नहीं मिल रही है। क्लियर है सभी का? चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में आए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को करिए होमवर्क में, पहले करवाया हुआ है आप। ठीक है, चलिए, जब एक संख्या को 125% बढ़ाया जाता है तब यह दूसरी संख्या से 300 कम है, लेकिन जब पहली संख्या को 150% बढ़ाया जाता है तब यह दूसरी संख्या से 200 कम है,
तब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल है, जिन बच्चों को लगता है ना सर एक अच्छे लेवल का सवाल दो, सामने है, कर लो और बताओ कि आपका लेवल क्या है। जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई कर दें, एक बार जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर रिप्लाई कर दें। तो ध्यान दो, एक संख्या को ना मैं संख्या मान लेता हूं बच्चे, ए और ए बी। अब इसे मौखिक खत्म करो, मौखिक, हर अच्छे सवाल मौखिक, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। एक संख्या को 125% बढ़ाया, इस संख्या को ना 125% बढ़ा रहे हैं, 125%। मतलब कोई चीज 100% पे तो दुगनी हो जाती है, 100% पे कोई चीज डबल हो जाती है, लेकिन इसको ना 125% बढ़ाया गया है, 125% बढ़ाया गया है। 125% का मतलब होता है 5/4। कितना होता है? 5/4। इसका मतलब ये संख्या 4 थी और 5 बढ़कर कितनी हो गई? 9 हो गई, 9 हो गई है। क्लियर है? अब आप ना सवाल को यहीं पर देख लो और सवाल को खत्म करो। मेरे हिसाब से सवालों में कुछ बचा है नहीं। कितनी कम है? 300 कम है। कब? जब इसको 125% बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब इसको 150% बढ़ाया जाता है, 150% बढ़ाया जाता है, तब यह दूसरी संख्या से 200 कम है, 200 कम है ना? तो अब आप आ जाओ, 5/4, इसको क्या मान लिया? 4। 5 बढ़ा दे तो अब ये कितनी है? 9। 125% बढ़ा दिया, 4 से कितनी हो गई? 9। पहला स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप। तो अब ये इस संख्या से कितनी कम है? बी से कितनी कम है? तो आप कहोगे सर इसको ना बी ले आऊं, बी से कितनी कम है? तो ये बी से 200 कम है, सॉरी 300 कम है, 300 कम है। क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ले आऊं कि इसको 150% बढ़ाया गया, 150% बढ़ाया गया, मतलब ये 4 से 5, तो अब ये 4 से 10 हो जाएगी ना, ये 10 हो गई अब ये, ठीक है, 4 से 10 हो गई। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए ना, 150% का मतलब है कि 150% का मतलब है 3/2, मतलब 2 से 2 थी, 3 बढ़कर कितनी हो गई? 5 हो गई। तो अगर ये 2 की वैल्यू 2 से 5 हो गई तो 4 से कितनी होगी? 10 हो जाएगी। तो 4 से कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। तो अब ये बी से कितनी कम है? अब ये बी से कितनी कम है? अब ये बी से कितनी कम है? तो आप कहोगे सर अब ये 20 से 200 कम है। बी से कितनी कम है? 200 कम है। तो बताना है दोनों संख्याओं का ना जो योग है वो बताना है। अब आप मुझे एक बात बता दो कि यहां से 1 पॉइंट बढ़ा तो 100 कम हो गया। 1 पॉइंट, 1 पॉइंट सिर्फ ना, आप ध्यान दो कि सिर्फ यहां से 1 पॉइंट बढ़ रहा है, 9 से 10 हुआ और ये 100 कम हो गया। इसका मतलब यहां से अगर 1 बढ़ेगा तो 100 कम होगा। तो अब आप मुझे बताओ यहां से कितना बढ़ा है? तो आप कहोगे सर 5। तो 1 पॉइंट 100 के बराबर है, तो 5 पॉइंट 500 के बराबर होगा, है ना? 5 पॉइंट 500 के बराबर होगा या नहीं होगा? जल्दी बता दो इसका आंसर मुझे एक बार। क्या ये बात समझ में आ रही है कि जी यहाँ से ना हमने 1 पॉइंट बढ़ाया, 1 पॉइंट बढ़ाया, तो ये 100 कम हो गया। इसका मतलब है अगर मैं इसको 1000 मान लूँ तो ये 800, ये 800, इसको 900 मानो तो ये 600। इस तरीके से आप वैल्यू को बढ़ाओ। तो अब आप खुद मुझे बता दो जल्दी से, मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ, सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग चलेगा और इसे सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देख लो, बस सवाल में चाहो तो ऑप्शन की हेल्प ले लो, कुछ भी करो लेकिन कर दो जल्दी से। हाँ,
चलिए नहीं हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। चलिए ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताओ कि ये 9 था, तब ये 300 का अंतर था इनके बीच में, यहाँ से 1 पॉइंट बढ़ा, 200 का अंतर हुआ। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से ये 900 हुआ तो ये 100 बढ़ा, तो ऐसे यहाँ पर इसके बीच का अंतर 500 है, तो इसका मतलब अगर ये 400 है, ये 900 है, ये 1000 है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ ये 9 से 100, तो ये 100 कम, इसका मतलब है ये 400 है, तो अगर ये जब 500 बढ़ा तो अंतर 500 कम हुआ, तो यहाँ पर अंतर कितने का रहा होगा? आप खुद से मुझे बता के देखो कि अगर यहाँ पर अंतर कितने का रहा होगा, सोच कर बोलिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सोच कर बोलिएगा, बहुत ही ध्यान से, है ना। सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन सोचने वाला सवाल है कि बच्चे यहाँ पर सिर्फ 1 बढ़ रहा है तो 300 कम है, तो हर एक पॉइंट 100 कम कर रहा है, तो यहाँ से हमने 5 पॉइंट बढ़ाया है, तो 500 कम किया होगा ना। तो अगर 5 पॉइंट नहीं बढ़ा रहे तो यहाँ पर इनके बीच में 800 का अंतर होगा, इसका मतलब ये चीज़ कितनी होगी? 1200 होगी, तभी तो इनके बीच का अंतर 800 होगा। तो ए और बी का सम पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर कितना होगा? 1600। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना आप ना, सवाल को बड़ी सफाई के साथ देखो आप बच्चे। ये ए और ये बी कितना कह रहा, 125% बढ़ा दें, ये 4 से 9, फिर ये 10, यहाँ से कितना 1 बढ़ा, यहाँ से बी और यहाँ से भी बी, यहाँ से कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर यहाँ से जो अंतर है ना वो है 300 का, और यहाँ से जो अंतर है वो कितना है? 200 का। इसका मतलब है कि जब आप एक एक पॉइंट बढ़ाते जाओगे 100 कम होता जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, यहाँ से ना 8 ले लो, यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से 6, यहाँ से 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 300 है तो यहाँ पे 400 रहा होगा, यहाँ 500 रहा होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पे 100 का अंतर है। यहाँ 6, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 800 का अंतर होगा, तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 800 का। इसका मतलब यहाँ पे चीज़ कितनी होगी? 1200, और ये कितनी है? 400, तो टोटल कितना हो गया? 1600। आंसर कितना आ गया? 1600। क्लियर है? तो देखिए ऐसे भी सवाल जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन काम करेगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मेथड नहीं। क्लियर है? तो ऐसे सवाल भी आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आने की हाईयर पॉसिबिलिटी होती है यदि पेपर का लेवल अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको भी आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर है ए और बी, ठीक है। पहली संख्या को 160% बढ़ा दें, मतलब आप इसको ना 160% बढ़ा रहे हो, तो आप इसे 160% बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 160 हो जाएगा क्या? आपको सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? b। अब क्या कह रहा है आगे कि जो संख्या मिली है ना वो इससे दूसरी संख्या से 86 कम है। इससे कितनी है? 86 कम है। क्लियर? चलो आगे। यदि पहली संख्या को सिर्फ 110 बढ़ाते, मतलब वो कह रहा है सिर्फ इसको ना परसेंट नहीं बढ़ाते, सिर्फ 110, मतलब a प्लस 110 बढ़ाते, तब वो b से कितनी कम है? तो वो b से 200 कम है। b से कितनी कम है? b से कितनी कम है? तो आप कहोगे सर ये b से ना 200 कम है। सेम पैटर्न लीजिए ना, जिससे चीजें समझ में आए। सवालों को बहुत अच्छे से देख लीजिए एक बार, काफी अच्छे लेवल का सवाल है कि दो संख्याएं हैं a और b, इसको 160% बढ़ाया गया, 160% बढ़ाएंगे ये a प्लस 160 हो जाएगा, और बढ़ने के बाद वो b से कितना कम है? 86 कम है। अब a को ना सिर्फ 110 बढ़ाया गया, तो ये इससे कितना कम है? ये 200 कम है। कितना कम है? 200 कम है। क्लियर हो गई सारी बातें? और सवाल देखो इसके साथ ही खत्म हो गया। अब वो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग बताना, दोनों संख्याओं का योग बताना। आप मुझे एक बात बताओ कि यहां से फिर अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी आपको ना। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चे ए के पास 500, बी ए के पास 500, ए के पास 500, ए के पास 500 और बी के पास 200। अंतर कितने का? 300 का। अगर बी को कोई 100 रुपए दे दे तो अंतर 200 का, और दे दे 100, अंतर 100 का, और दे दे 100, अंतर 0। तो जैसे जैसे बी के पास पैसे आएंगे अंतर कम होता जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आप मुझे बताओ ए को 110 रुपए दिए हैं, तब इनके बीच का अंतर 200 है। अगर कोई 110 नहीं देता तब अंतर कितने का होता? कमेंट में जल्दी से बताएं कि किसी ने ए को 110 रुपए दे दिए, मैं ए हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे किसी ने 110 रुपए दे दिए,
अब मेरे और दूसरे के बीच में अंतर कितने का है? 200 रुपए का। तो कब है 200 का? जब मुझे 110 रुपए दे दिए, मेरी जेब में 110 रुपए आ गए। अगर वो 110 नहीं आते तो अंतर कितने का होता? 310 रुपए का। इसका मतलब इनके बीच में जो प्योर अंतर है ना, वो 310 का है। इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 310 रुपए का है। क्लियर हो गई बात ये? अब यहां से सवाल खत्म। अब आप देखो कि यहाँ पर अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 86 का, लेकिन रियल अंतर कितना है? 310 का। इसका मतलब 160% बढ़ाने के बाद अंतर 86 का है। तो कितना बढ़ाया? तो आप कहोगे सर 310 में से 86 घटा दे, इसका मतलब जो मैंने बढ़ाया वो 224 रुपये बढ़ाए। 310 में से 86 घटा दो, तब आप कहोगे सर कि पहले इनके बीच में अंतर 310 का है, अब इनके बीच में अंतर 86 का है। इसका मतलब एक को कितने रुपए दिए गए? 224 रुपए दिए गए। लेकिन रियल में क्या दिया गया? परसेंट दिया गया है। इसका मतलब है कि 160% की वैल्यू कितनी है? 224। 100 से गुणा कर दो तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप कहोगे सर ये 5 और ये 8, 8 दूनी 16 और 8 8 64, 28 पंजे 140, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 140। और 310 का अंतर है, तो 310 इसमें जोड़ दो आप। तो आप कहोगे सर ये हो गया 450, ये हो गया 450। तो ए 140, बी 450, इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू आ गई 590। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, होमवर्क में लीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या होगा। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ हमारा जीरो टू हीरो बैच का जो फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर? और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।